गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने पहला अध्याय पढ़ा था भाषा और व्याकरण। ठीक है, उस पे मैंने आपको भाषा के बारे में बताया कि भाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और उसके अलावा व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद हैं। तो उसमें था कि व्याकरण के कितने भेद हैं, तो उसमें व्याकरण के 3 भेद बताए थे मैंने, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब देखिए, आपका जो द्वितीय अध्याय है वह है वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, वर्ण विचार किसे कहते हैं, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। जैसे माना कि क है, तो इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। प है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। अब आप मेरे साथ लिखिए, वर्ण की परिभाषा लिखिए। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जैसे क है, ख है, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब इसके बाद है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, या अब वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो लिखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे कैसे लेकर के या ऐसे लेकर के गै ज्ञानी तक, ऐसे और गै ज्ञानी तक, ये सब क्या हुए? वर्णमाला कहलाई। ये सब क्या कहलाई? वर्णमाला। एक बार दोबारा देख लीजिए, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे वर्ण के, जैसे क, ख, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? आप कहोगे कि मैम वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह कैसे हो गए? ऐसे लेकर के गै ज्ञानी तक जितने भी वर्ण आएंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वर्णमाला के अंतर्गत। वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? वर्णमाला के अंतर्गत। अब इसके बाद है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के प्रकार आप मेरे साथ लिखते हुए चलना, समझते हुए चलना, जो नहीं आए वो एक बार पूछ लेना। तो वर्ण के प्रकार, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं।
स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब देखिए, इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं साफ कर देती हूँ इसको। वर्ण कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और स्वर कौन कौन से होते हैं और व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वह स्वर कहलाते हैं। एक बार समझ लीजिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है वह स्वर कहलाते हैं, क्योंकि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, तो स्वर कितने होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर 11 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे इसको मैं साफ कर रही हूं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। स्वर कितने हुए? 11 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गए हमारे 11 स्वर। अब इसके बाद हमारे हैं अंग और अह। ये है अयोगभा। इनको क्या कहते हैं? अयोगभा, जो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, स्वर के कितने भेद होते हैं? अब आपके दिमाग में विचार आएगा, मैम स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा है पलुत स्वर। तीसरा कौन सा है? पलुत स्वर। ये सब उतार लिया तो मैं इरेज कर रही हूं इसे। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? पहला हमारा स्वर आया ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने में
समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ इत्यादि। यानी कि आप उच्चारण करके देखिए, आपको कम समय लगेगा इनका उच्चारण करने में। अ, ई, उ कम समय लगा तो ये कौन से स्वर कहलाएंगे? ह्रस्व स्वर। अब दूसरे हैं हमारे दीर्घ स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का, मेरे साथ साथ लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, अब इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे आ, ई, उ, आ, ई, उ इत्यादि। यानी कि इन्हें बोलने में ज्यादा समय लगा, ह्रस्व स्वर को बोलने में, उच्चारण करने में कम समय लगा। इसके अंतर्गत आ जाएंगे अ, ई, उ। दीर्घ स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऐ इत्यादि। अब इसके बाद है प्लुत स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ह्रस्व और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओ, जैसे ओ। एक बार दोबारा देख लीजिए। मैंने आपको वर्ण विचार में सबसे पहले मैंने आपको वर्ण की परिभाषा बताई कि वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों का भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के हुए? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर मैंने उसके बाद आपको स्वर के बारे में बताया कि स्वर क्या होता है।
व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के अभी बताया नहीं है, बस आपको इतना बताया है कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ इत्यादि। दीर्घ स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, उ इत्यादि। अब इसके बाद है प्लुत स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगता है वे स्वर प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम। ये हो गए हमारे स्वर। इसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। अब व्यंजन किसे कहते हैं? अब आप कहोगे व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए, जिन वर्णों का, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, जिन वर्णों का उच्चारण करने में जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं। क्योंकि व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं। जैसे क। ठीक है, आप अपने बोल के देखिए क, तो इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? अ की, यानी कि क में किसकी ध्वनि आई? किस स्वर कौन सा लगा? ए। जब क्या बना? क, यानी कि क प्लस अ बराबर क। ये पूर्ण कब हुआ है? जब इसमें क्या लगा है? स्वर। व्यंजन के साथ जब स्वर लगेगा तभी व्यंजन पूर्ण रहेगा। अगर व्यंजन के साथ स्वर नहीं है तो व्यंजन अपूर्ण है और इसमें क्या लग जाएगा? हलंत लग जाएगा। ठीक है, तो व्यंजन कितने प्रकार? अब इसके बाद हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितने हैं? 33। अब व्यंजन के भी भेद होते हैं। जैसे स्वर के मैंने आपको बताए थे, स्वर के 3 भेद बताए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसी प्रकार व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। आज हम आपको यहीं तक ही पढ़ाएंगे। कल आपको दूसरा पढ़ाएंगे व्यंजन, यानी कि इससे आगे हम व्यंजन के भेदों के बारे में बताएंगे कि व्यंजन के 3 भेद हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं और ऊष्म व्यंजन कौन से
होते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने आपको कराया है वो सब याद करना और वो सब अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है बेटा।